कार्यक्रम बातों बातों में सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मित्रों, ब्रह्म का शाश्वत स्वरूप है स्वर और संगीत उसकी प्रकृति। भारतीय शास्त्रीय संगीत विश्व संगीत की एक ऐसी निधि है कि वो दिल को छूती है और भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक नक्षत्र आज हमारे साथ हैं जिन्होंने विश्व को अपने संगीत के माध्यम से लुभाया, मोहित किया। ऐसे हमारे जयपुर के कलाकार आदरणीय विश्व मोहन जी भट्ट साहब, बातों बातों कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर दत्त जी माथुर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी का कि बातों बातों में जो कार्यक्रम है उसमें मुझे श्रोताओं से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया गया। पंडित जी, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी संगीत यात्रा पर चर्चा करेंगे और बीच बीच में हम आपकी पसंद के कुछ ऐसे दिल लुभावने गीत भी सुनना चाहेंगे जो रागों पर आधारित हो, मन को आज भी छूते हैं, जो आज भी शाश्वत हैं। तो श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27 जुलाई 1950 में जयपुर में जन्मे विश्व मोहन भट्ट एक सांगीतिक परिवार की पृष्ठभूमि से हैं। आपने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, गिटार जैसे पाश्चात्य वाद्य को चुनकर उसे मोहन वीणा के रूप में परिवर्तित किया। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था और आज मोहन वीणा भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक प्रचलित वाद्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो पंडित जी के हिस्से में पद्मश्री, ग्रेमी अवार्ड और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार और भी अनेक छोटे मोटे पुरस्कार आपको प्राप्त हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि संगीत की आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, आपका बचपन कैसा बीता? जी, आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि जो मेरे रूट्स हैं, मेरी जड़ें हैं, वो तेलंगाना प्रदेश, आंध्रा से हैं। वहाँ हमारे परिवार के लोग रहते थे और जब जयपुर बस रहा था तो जयपुर के जो महाराजा थे उन्होंने हमारे कुछ गुणीजनों को वहाँ से बुला लिया, अपने यहाँ पर जयपुर बुला लिया, राज दरबार में। तो गुणीजन खाना जैसा बन गया, जिसमें संस्कृत पंडित थे, शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, पूजा पाठ कराने वाले भी थे, बहुत बड़े बड़े कवि भी थे उसमें। तो उन सबको इधर माइग्रेट कर लिया था। तो तब से हमारी ये संगीत की परंपरा यहाँ शुरू हो गई और हमको चौड़ा रास्ता में एक हवेली दे दी कि आप यहाँ रहिए, अपनी संगीत साधना कीजिए, आपको रोजी रोटी की चिंता नहीं। 3 गांव का लगान हमारे को अलॉट किया था। उस टाइम पे बहुत हुआ करता था। 2 घोड़े हमको दान किए थे। तो इस तरह से हमारी जो फैमिली है वो एक ट्रेडिशनल फैमिली है जिसमें संगीत की परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये एक छोटी सी पृष्ठभूमि है जिसके। बचपन आपका कैसा बीता? बचपन मेरा थोड़ा अलग बीता, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप जिस परिवार और जिस वातावरण में पलते हैं वैसा ही आप बनना अपने आप ही हो जाता है। उससे अलग जाना, अभी अगर मैं ये चाहता कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं तो वो मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल भी होता और इम्पॉसिबल भी होता, क्योंकि घर का माहौल अलग। घर में चल रहा है संगीत कि मेरी माता जी जो हैं वो एक कमरे में अपना रियाज कर रही हैं, कुछ स्टूडेंट आए तो उनको सिखा रही हैं। मेरे पिताजी वो दूसरे रूम में अपना हारमोनियम लेके बैठे हुए हैं और ध्वनियाँ आ रही हैं कि स ग रे ग म प ध प म ग ग रे स नि रे स नि द नि रे ग नि रे स। पिताजी कह रहे हैं नी रे ग म प ध प म ग रे ग ग रे स नि रे स नि द नि द स नि रे स नि ग रे स नि द नि द स नि रे स नि द रे स नि स नि द प म द प म ग म द नि स नि द नि रे ग रे स नि रे स नि रे ग म प ध प म ग रे ग ग म नि द प म ग रे ग ग म स नि द प म द प म ग रे ग नि द प म द प म ग रे ग म प द ग द प म ग रे ग रे स नि रे स नि स द नि रे म ग रे ग स। ये माहौल ये सुन रहा हूँ मैं बचपन में, और सब कॉन्शियसली ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग हो जाता है दिमाग में। और जब बड़े होते हैं, जब उनको समझ में आता है कि हमने क्या स्टोर कर रखा है दिमाग में, तो उधर मम्मी अरे अली पिया बिन ये चल रहा है साहब। शशि मोहन जी बड़े भाई साहब सितार बजा रहे हैं, दिर दिर दर 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 दिर दिर दर 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 तो ये गत चल रही है। अभी स्टूडेंट भी आ रहे हैं, तो ईश्वर दत्त जी कुछ स्टूडेंट बड़े कूड़ भी हुआ करते थे। कूड़ का मतलब हमारे मैं समझ सकता हूँ, उनकी उतनी ग्रास्पिंग नहीं ग्रास्पिंग पावर बहुत कम थी, तो वो बार बार उनको रिपीट करते थे। पिताजी
कहते थे कि हम 25 बार तुमको सुनाएंगे, 25 बार में तो समझ में आ जाना चाहिए। जी जी। तो वो 25 बार जो होता था वो आपके उससे मेरे दिमाग में ज़हनी रूप में वो आपके समा जाता। हाँ, समा गया। तो ये माहौल से मैं बड़ा हुआ। आपने बड़ी अच्छी राग रागनियों की बात की, तो इससे ही मिलता जुलता कोई ऐसा गीत जो आपको इसमें तो याद पड़ रहा हो? और यमन तो क्या कहते हैं कि रागों का राजा है। जी जी। और इसमें तो कितने गाने हैं, मतलब जैसे जी। नाम गुम जाएगा, ये पूरा यमन में मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। अभी आपने संगीत की पृष्ठभूमि की बात की, ऐसी कुछ प्रतिभाएं रही होगी जिनको आप सुनते होंगे बचपन से ही, तो आप किन किन प्रतिभाओं से प्रभावित रहे? जयपुर में भी गुणीजनों की कमी नहीं थी बहुत, और देश विदेश में भी आपका परिवार से काफी जुड़ाव रहा था। बहुत अच्छा। तो वैसे वो कौन कौन महापुरुष थे संगीत क्षेत्र के जिनसे आप प्रभावित रहे और आपको लगता था कि क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ, मुझे भी इस ऊंचाइयों को छूना है? बचपन में बहुत मन जो है बड़ा कोमल होता है, वो जैसा वातावरण देखता है वैसा ही अपने आप को बदलने की और उसके सामने जैसा कि आपने कहा कि कोई आदर्श स्वरूप आता है तो वो उनको ही अपना आदर्श मान के उस और अग्रसर होने लग जाता है। जी। तो मेरे जो पिताश्री थे उनको शौक था कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस को अपने घर पे इनवाइट करना, उनको खाना पीना सब खिलाना और रात को शाम को एक महफिल जमाना। वाह वाह। तो 12 बजे तक की महफिल जमती थी और उसमें जयपुर के जितने भी बड़े बड़े कलाकार वो सब आके गाना बजाना करते थे। कुछ लोग बाहर से भी आते थे कलाकार। मुझे याद है कि पंडित नारायण राव जी व्यास, जो कि एक शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे, विनायक राव जी पटवर्धन, डागर ब्रदर्स, हसरत जयपुरी, पारसा कौसरी और हमारे सारे जो म्यूजिशियंस हैं सारे, चाहे वो हिदायत खान साहब तबला वाले हों, आशिक हुसैन जी हों, चाहे दायम अली जी हों, चाहे कोई भी, मतलब सारे जो आकाशवाणी में जो वो थे वो लोग भी हमारे यहाँ आते थे। शाम के टाइम वो वहीं गुजारते थे अपनी शाम और खाना पीना चलता रहता था। पंडित जी, बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी आपके परिवार का एक हिस्सा रहा है शुरू से। महेंद्र जी भट्ट और रवि जी भट्ट आकाशवाणी के पार्ट रहे, तो आकाशवाणी तो मेरे ख्याल से आपका सेकंड होम। बिल्कुल। बल्कि आपको एक चीज और बताऊं इंटरेस्टिंग, मेरी जो मदर हैं जी, वो उन्होंने सबसे पहले राजस्थानी लोकगीत शुरू किया था ऑल इंडिया जयपुर आकाशवाणी। जब जयपुर आकाशवाणी इधर हुआ करता था, ये जो ग्राउंड है ना, इसमें टेंट लगाया था। ओहो। और उसकी शुरुआत टेंट से की गई थी और वहां आकर उन्होंने लाइव राजस्थानी फोक सॉन्ग गाया था। मैं तो बहुत छोटा था तो मुझे भी ले आई थी वो। दैट वाज माय फर्स्ट एंट्री टू ऑल इंडिया रेडियो। मैं देखा कि क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, क्या होता है, और मुझे वो बड़ा अनुभव हुआ। तो वो कौन आदर्श पुरुष थे जिनको आपको लगा कि इनको सुनकर के मुझे भी ऐसा बनना है? जी, तो धीरे धीरे फिर समझ में आने लगा संगीत। फिर समझ में आया कि पंडित रविशंकर जी कौन है, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब शशि मोहन जी उनके शागिर्द बने थे 57 में। ओहो। मैं 7 साल का था। आप सोचिए, तब से हमारे फैमिली का एक रिलेशनशिप पंडित रविशंकर जी से हो गया और फिर बाद में मैंने भी उनसे गंडा बंधाया। जी, पंडित रविशंकर जी के आप शागिर्द बने और आप एक संगीत पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे, तो संगीत तो आपके रग रग में था। आपने क्या बदलाव महसूस किया कि पंडित जी के पास जाने के बाद आपने जो वहां से शिक्षा ग्रहण की, उसने आपकी सांगीतिक यात्रा में कुछ और निखार लाई? जी जी जी। वो क्या बात थी, वो क्या गुण था? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ज्ञान जो है वो पूरी ताउम्र आपको लेना ही पड़ता है, लेना ही चाहिए। आप कभी ये नहीं कह सकते कि अब मैं पूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया, अब मुझे जरूरत नहीं है। सीखना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने कर लिया था, बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन वो बहुत कुछ भी जो है वो एक वक्त ऐसा आता है जब आप ये सोचते हैं कि मैं इसको किसी को समर्पित कर दूं। तो मेरे दिमाग में वो टर्निंग पॉइंट आया और फिर मैंने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वो कितना ऑथेंटिक है, इसकी एक बार कंफर्मेशन कौन देगा? गुरु ही देगा। वही कहेंगे कि हाँ, ये जो तुमने अभी तक किया है ये बिल्कुल सही है, इसी को आगे बढ़ते रहो, या तो फिर अब इसको ऐसा करो। क्या होता है कि गुरु की जो विशेषता होती है कि जहां तक आप पहुंचे हैं उसके आगे का रास्ता वो बताना शुरू करता है। जी जी जी। तो जैसे होता है कि अब गुरुजी जो हमारे थे उनका जो ताल पक्ष था वो बहुत स्ट्रांग था। एक बार मुझे उन्होंने फंसाया कि जरा ये तिहाई ला के बताओ। तिहाई ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना दिन दिन ना, ये लय चल रही है। अब इसमें आप बोले कि इसको तिहाई करो और उसके वर्ड्स हैं मेथी पालक चूका। है जी, का पे सम लाना है, आखिरी जो शब्द है
मेथी पालक चूका, मेथी पालक चूका, मेथी पालक चू। ये तो चू पे आ गया सम, पूरे का पे समझाओ। ओह हाँ, बहुत कठिन है। बहुत कठिन। जी जी। तो अब उसको मैंने क्या किया जी। फिर मेरे दिमाग लगाया, 2 मिनट मैंने लिए, फिर मैंने इसको बेदम किया। बेदम कर दीजिए, का के बाद जो गैप आता है, का की जो मात्रा है उसको आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो मेथी पालक चूका, मेथी पालक चूका, मेथी पालक चूका। वाह इसका वाह पे वाह सम आ वाह गया। वाह वाह। तो इस तरह की ये चीजें होती है। तिटे कते गति के निधा, तिटे कते गति के निधा, तिटे कते गति के निधा 1 2, तिटे कते गति के निधा, तिटे कते गति के निधा, तिटे कते गति के निधा 1 2, तिटे कते गति के निधा, तिटे कते गति के निधा, तिटे कते गति के निधा। तो ये चक्करदार हो गया, इसमें 2 कदम आ गया। ऐसे चक्करदार में दम भी लेते हैं, बेदम भी। तो ये तिहाइयों के जो कम से कम कितने ही रूप सामने आते हैं जब आप गुरु के पास बैठते हैं। तो सही बात है कि गुरु जो कुछ सिखा देता है वो तो जीवन पर्यंत रहता है, और आपके बाज में भी वो सब चीजें झलकती है। जो लोग आपको सुनते हैं बहुत हृदय से, उनको लगता है कि आपका ताल पक्ष इतना जबरदस्त है। रागदारी तो है ही। रागदारी का क्या बात है, आपकी रागदारी का भी जवाब नहीं है। तो ऐसा कोई गीत आप इस वक्त याद कर रहे हैं जो जिसकी रागदारी अपनी अलग हो, तालदारी उसकी बढ़िया हो? सरे सरे नी प म प सरे स स ग म प ग म प नि स ध प ध म प ग म ग सरे स। ये राग मधुवंती है जी। तो इसमें मदन मोहन जी ने एक बहुत अच्छा गाना दिया है जिसमें उस्ताद रईस खान साहब ने सितार भी बहुत ही अच्छा बजाया। रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए। विश्वमोहन भट्ट की पहचान मोहन वीणा से, और मोहन वीणा की पहचान विश्वमोहन भट्ट से। तो पंडित जी, हम आम श्रोता ये जानना चाहता है कि गिटार एक पाश्चात्य वाद्य था जी, और आपने उसकी शक्ल बदल दी भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में। कैसे आपके दिमाग में परिकल्पना आई, कैसे आपने मोहन वीणा का इजाद किया? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब आपने मोहन वीणा बजाई और बनाई तो शुरू में तो उसका विरोध भी हुआ होगा, लोगों ने सहज रूप से स्वीकार नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोग हजम बहुत देर से कर पाते किसी चीज को। पर आज विश्व भर में मोहन वीणा एक स्थापित वाद्य है और विश्व मोहन भट्ट उसका पर्याय है। उसके बारे में कुछ जी। देखिए, somebody has to do। भगवान ने शायद मुझे चुन लिया कि मुझे ये करना है। क्या होता है कि देखिए, अपना अपना एक सोच होता है। परिकल्पना जो है वो कैसे किस चीज में सबसे ज्यादा साकार सिद्ध होगी। तो मैंने वो वीणा का, उसमें क्या होता है कि जो एक सस्टेन होता है, ये एक स्ट्रोक में आ जाएगा। दूसरे साजों में स ग म प नि द म द म प द र द र द ड, इतना स्ट्रोक करने पड़ते हैं जी, क्योंकि सस्टेन नहीं रहता है। सस्टेन का मतलब है कि एक आघात में उसकी आवाज कितनी देर तक उसकी निरंतरता जारी रहती है। तो आपको अगर नि स ग म प द प, अब ये गायकी है, तो आप ये अगर एक स्ट्रोक में बजा सकेंगे साज में, तो उसमें सोने पे सुहागा है। क्या बात है। आप पियानो पे क्यों नहीं शास्त्रीय संगीत को हमने मान्यता दी, या हारमोनियम पे? उसमें मीड़ नहीं है, गमक नहीं है। तो अब ये ध्रुपद अंग जैसे मान लीजिए, निज 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 ग निज 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 स निज प म प स निज निग निज निज दर 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 तन 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 तोम तन तोम तन तोम तन तोम तन तोम। ये ध्रुपद का रूप है। तो इसमें तो बीड़ गमक के बिना है ही नहीं, और बिना गायकी के, बिना ध्रुपद के शास्त्रीय संगीत में एक कमी रह जाती। तो जो साज हैं उन पे कुछ लोगों ने कमाल कर किया है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी उसमें एक कमी रह जाती है कि ये मीड़ गमक ये कहां से आएगी चीज। तो ये मोहन वीणा पे बखूबी आ सकती है, इसकी संभावना मैंने देख ली थी जी। तो ये बात है सन 67 की, जब मैंने पहली बार उसको लिया और उस पर तार लगाना अपने हाथ से ही शुरू किया, हथौड़ी, छेनी और तो वो सब लेके, और फिर धीरे धीरे मैंने उसको तरफ के तार लगाना शुरू किया, तुम्बा लगा दिया। इस तरह से 6 तार हटा के और 20 तार लगा दिए मोहन वीणा में। तो अब 55 साल हो गए, करीब ज्यादा हो गए। जैसा कि आपने कहा कि पूरी दुनिया में करीब 80 देशों में मैं अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुका हूँ, लेकिन 80 तो
देश है, बाकी जो हैं वो सारे इंटरनेट से जुड़े हुए सैकड़ों देश हैं जिसमें मेरे फॉलोअर्स हैं, लाखों लोग रोज और इसको जानते हैं मोहन वीणा क्या है क्या नहीं है। मेरी रिकॉर्डिंग, खासकर जो ग्रैमी अवार्ड की जो रिकॉर्डिंग है वो वर्ल्ड ओवर पॉपुलर हुई। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन मैंने एक प्रश्न और किया था कि इसकी स्वीकार्यता में आपको बहुत दिक्कत आई होगी। आती है शुरू में, जब भी कोई नई चीज होती है तो जो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं और सो कॉल्ड प्योरिस्ट भी बोलते हैं वो अपने आप को, वो थोड़ी सी अपनी जो व्याकरण से बहुत बंधे हुए हैं, अपनी भौं उठाते हैं थोड़ी सी तो दे रेज देयर आईब्रोज फॉर सम टाइम। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने उनको सुना दिया 1 घंटे और देख लिया कि व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ म्यूजिक, कि उसकी गुणवत्ता कितनी है और उसमें उसकी शुद्धता कितनी है, राग की, ताल की, और उसकी जो राग की जो परिकल्पना है वो कहाँ तक इन्होंने उसको छू लिया, हर कोने को छू लिया राग के, और जो मर्म स्पर्शी जो उसके संवाद होते हैं उसको आप कितना आपने उसको बजा लिया, और किन किन उस्तादों का सुन लिया आपने। क्या बात है। मैं आपको जो बता रहा था शुरू में, तो इनको सुनता था मैं, तो बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, भीमसेन जोशी, मल्लिकार्जुन मंसूर, केसरबाई केल का, ये अपने सब, और ये जो सारे जो नारायण राव जी, ये तो मैं रूबरू सुन चुका। नारायण राव जी व्यास और विनायक राव जी, उनका एक जुगलबंदी हुआ था और उन्होंने मालगुंजी राग गाया था। स ग म ध नि स नि द म ग म ग रे स रे द नि स रे ग ग म रे म ग रे स रे द नि स रे ग ग म। तो ये जब स्वर समुदाय आए तो एक गाना है जो फिल्म में बाद में दिया गया, नैन सो नैन नहीं मिला, ये गाना मालगुंजी राग में आया। तो मुझे समझ में आया कि अरे ये तो मालगुंजी राग है अपना। संगीत जितना आदमी के दिल को छूता है, और श्रोता कैसा होना चाहिए, जैसे तानसेन है तो कानसेन की भी बड़ी आवश्यकता होती है, ऐसा कहते हैं गुणीजन। तो पंडित जी, आप तो देश विदेश में सब जगह जाते हैं, हिंदुस्तान के कई शहरों में तो आपने सब जगह बजाए हैं, विदेशों में भी आपने काफी देशों में शिरकत की है, वहां पर अपने मोहन वीणा का वाद्य किया है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के श्रोता और बाहर के श्रोताओं में, क्योंकि वो लोग हमारे संगीत से बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो आनंद उठाते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई चीज है जो उनको कनेक्ट करती है। इस बारे में भारत में जो श्रोता हैं, एक तो वो पहले से सोच के आते हैं कि हमको सब आता है। अच्छा। जी। मतलब इतना फैमिलियर अपने आप को मानते हैं कि ये तो हमारा ही है। अगर मैं इसको राजस्थानी में कहूँ तो घुटोड़े लोग हैं, मतलब वो तैयार है, वो सब जानते हैं मान तो सब आवे छे, हमको सब माने तो सब आवे छे। जी। या काई करे लो, यो काई करे लो, देख लेते हैं, यो काई करे छे, वो भी सुन लिया, इन्हें भी देख लो, इन्हें भी देख, काई बेचे छे। ये मेंटेलिटी लेके आते हैं। खैर, बहुत आनंद आता है ऐसे श्रोताओं को, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हम जो स्वर लगा रहे हैं, जो तार लगा रहे हैं, उसको वो समझ रहे हैं, चाहे वो कम हो, उसका प्रतिशत कम हो। जो आगे बैठने वाले हैं वो नहीं समझते, जो पीछे बैठने वाले हैं वो ज्यादा समझते हैं। ये भी होता है कई बार, क्योंकि जो टेक्निकल हैंड होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब 5% म्यूजिशियंस होते हैं उसमें। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये जो 5 बैठे हैं ये बड़े क्रिटिक हैं, तो इनको सेटिस्फाई करना है, तो उसमें हमारा ध्यान चला जाता है कि इनको ये बताना है कि भाई ये कितना मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं, और तभी वो वाह कहेंगे, नहीं तो उनकी गर्दन नहीं हिलती है। जी। तो ऐसे भी श्रोता, कठिन श्रोता होते हैं अपने आप, जो बहुत बड़े बड़े लोगों को सुन के उन्होंने सब निकाल दिया, सब अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये ऐसा होता है, ये पूरा कल्याण ऐसा होता है, ये पूरा धनाश्री ऐसा होता है। मुझे लगता है इस तरह के श्रोता आग्रह पूर्वाग्रहों से बड़े ग्रसित होते हैं, वो पहले से ही तैयार होके आते हैं कि ये मेंटेलिटी है। ये मैं फैक्ट बताता हूँ आपको, हालांकि अच्छा फैक्ट नहीं है, लेकिन लेकिन है। अच्छा, बाहर के जो श्रोता हैं वो फ्रेश माइंड से आते हैं, वो ये देखने के लिए नहीं आते कि इसने क्या गलती की है, बल्कि ये देखने आते हैं कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, और 1 घंटे तक बिना नोटेशन सामने या बिना कंपोज म्यूजिक के ये आर्टिस्ट कैसे कर रहा है ये, और इतनी बढ़त कैसे कर रहा है, और ये रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है इसमें। ये सबसे बड़ी खूबी है कि 1 घंटे के एक राग में कितने कॉम्बिनेशन इन्होंने ले लिए। तो उनको ये पॉइंट बहुत अपील करता है कि क्या दिमाग है इन लोगों का।
हम लोगों का इतना दिमाग नहीं है, ये मान लेते हैं वो। नहीं, पर बाहर का जो म्यूजिशियन है वो तो नोटेशन से बजाते हैं, सामने उनके नोटेशन रखे होते हैं। कुछ ऐसा संगीत है जिसमें नोटेशन नहीं भी होते हैं, जैसे जैज म्यूजिक जो आया अभी, उसमें वो इम्प्रोवाइजेशन होता है, जो मर्जी आए वो बजाते हैं। ये भी बात है, लेकिन अधिकतर जैसे सिम्फनी हुई तो वो सिम्फनी नंबर इतना है, तो वो मोजार्ट की वो पूरा स्टाफ नोटेशन, उनमें एक खूबी आप ईश्वर दत्त जी, एक बड़ी खूबी आप देखिए कि वो नोटेशन सामने रखते हैं और उसको पढ़ के और ताल के साथ में बजा के वो स्पीड में कब पता नहीं चलेगा, इतना इतना स्पीड में सनी धनी सनी सनी धनी दर 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 दर, ये सब चीजें आ जाती हैं उनकी इतनी जल्दी। वाह वाह वाह। आई मीन अपने लिए ये इम्पॉसिबल है कि अपन नोटेशन पढ़ के उसको ताल के साथ में और परफॉर्म कर दें। लेकिन पंडित जी, मैं यहाँ इस बात को, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भी जो कलाकार प्रस्तुति देते हैं उनकी अपनी दिमागी उपज कितनी जबरदस्त है। मैं कह रहा हूँ, दिस इज द डिफरेंस। हाँ। कि हमारे यहाँ अपना पूरा इंडिविजुअल म्यूजिक होता है। जी जी। हमारे यहाँ कहते हैं कि व्हेन यू लिसन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, यू आर नॉट ओनली लिसनिंग टू म्यूजिक बट यू आर ऑल्सो लिसनिंग टू द म्यूजिशियन, क्योंकि उसकी जो म्यूजिकलिटी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो सामने आ रही है। तो आप म्यूजिक तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इस आर्टिस्ट ने कितना कुछ भंडार भर रखा है, व्याकरण के अलावा उसके पास कितना ज्ञान है, कितना, और वो व्याकरण को किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है कि वो इतना इंटरेस्टिंग हो गया। वाह वाह वाह। एक तो होता है आप अभी आप संस्कृत में मैं कुछ बोलना शुरू कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्या फायदा। वो व्याकरण तभी आर्ट बनता है। आर्ट जो शब्द है, जो रंजयते इति राग, तो जो रंजन कर सके वही राग है। आप व्याकरण को उठा के बोलेंगे तो वो लोग वह कहेंगे ये हमको नहीं समझ में आया, राम है राम राम, अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा है जी। तो उनको गुलदस्ता बनाना पड़ेगा, थोड़ा सरल भी बनाना पड़ेगा और मुश्किलात भी है। मैं जो कह रहा था कि जो 5% है उसके लिए मुश्किलात हम बजा देते हैं और उनको पता, अच्छा ये तो यहाँ तक पहुंच सकता है, उसके बाद में फिर हम उनके लिए बजाना शुरू करते हैं जो पीछे बैठे हैं। वाह वाह। तो ये एक कंबाइंड हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वी हैव टू सेटिस्फाई एवरी सेक्शन ऑफ द ऑडियंस। तो वो चाहे फॉरेन हो, फॉरेनर में ये होता है कि वो तालियां नहीं बजाते, लास्ट में जाके वो तालियां बजाते हैं जब एक पूरा राग खत्म कर देता है। तो ताली बजाने बीच में ताली भी बजाते हैं। जी जी। हालांकि इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि आज शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। किसी भी कलाकार के लिए आयोजकीय भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अच्छे बुरे अनुभव सब तरह के होते हैं, क्योंकि आपको तो आप जाते हैं जनता के लिए, संस्था के लिए तो एक माध्यम होता है। तो आज आयोजकीय संस्थाओं की क्या भूमिका है, और अब कलाकार, क्योंकि आप एक शीर्ष पद पर हैं, शीर्ष स्तर पर हैं, तो क्या अपेक्षाएं आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मुझे आयोजक होने का भी अवसर प्रदान हुआ, तब मुझे पता चला कि कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, कितनी मुश्किलात आती हैं। क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप, आपके पास जब तक फाइनेंशियल आपकी पोजीशन नहीं है, स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप तो एक बड़े आर्टिस्ट को नहीं बुला सकते। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें आपको ये देखना होगा कि हॉल मिल रहा है कि नहीं, कौन सा हॉल मिल रहा है, किस हॉल में एसी है कि नहीं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जो ले दे के जो संस्था हैं वो इतनी लिमिटेशंस में आ गई हैं आजकल जो वक्त चल रहा है उसमें स्पॉन्सरशिप की बहुत कमी हो गई है। कई संस्थाओं ने दम तोड़ दिए। ये एक बहुत क्षोभ का विषय है, दुख का विषय है, क्योंकि पहले इतनी संस्था हुआ करती थी कि उसमें पूरे साल भर तक कुछ न कुछ एक्टिविटीज चलती रहती थी। अब तो ये होता है कि साहब फलाने से वो स्पॉन्सरशिप लीजिए या किसी भी कंपनी से लीजिए, मतलब व्यावसायिकता जी। तो वो एक पेट्रोनेज थोड़ा कम हो गया है, तो उसमें हमको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सरकार की भूमिका इसमें कितनी है, आप ये पूछेंगे शायद। जी। मेरा इतना कहना है कि सरकार बहुत छोटी है और कला बहुत बड़ी है। वाह वाह वाह। सरकार की पहुंच नहीं हो सकती, वो कला इतनी फैली हुई है कि आप यहाँ से एक गांव में चले जाइए, आप गांव में जाएंगे तो वो पधारो मारे देश, वो बच्चा गा रहा है, वाह वाह, ये बुलंद आवाज में गा रहा है। तो ये चीजें हमको कहाँ देखने को मिलेंगी? आप जैसलमेर चले जाइए, बाड़मेर चले जाइए, जोधपुर चले जाइए, तो ये घर घर में जो संगीत है, तो वहाँ सरकार कहाँ पहुंचेगी बताइए? वो तो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज 1000 बच्चे वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, मांड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कमायचा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, खड़ताल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुरिंदा सारंगी की ले रहे हैं, बांसुरी की ले रहे हैं। वो ट्रेनिंग वहीं अपने आप ही वो दे रहे हैं। क्या करें?
उनको रोजी रोटी भी चाहिए, तो वो कर रहे। तो उसमें सरकार की भूमिका बहुत छोटी होती है। मैं मानता हूँ कि सरकार की भी एक लिमिटेशन है। सरकार ने एजेंसी खोल दी है, वो कहती है हमारे जोनल कल्चरल सेंटर है, हमारा जवाहर कला केंद्र है, हमारा भारत भवन है, हमारा फलाना अडी का है, वहीं से सारी संचालित होती हैं कि किसको सहायता जाएगी। अभी बीच में पेंडेमिक टाइम में जैसे हुआ कि सबको कुछ मदद मिलेगी, लेकिन किसी को मदद नहीं मिली, नहीं मिल पाई। पंडित जी, एक अहम प्रश्न और जो मेरे जहन में चल रहा है वो ये है कि आप तो शास्त्रीय संगीत का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, लेकिन कुछ कलाकार उपशास्त्रीय संगीत गाते हैं, फिल्मी संगीत को बहुत प्रमोट करते हैं, और मुझे लगता है कि उनको शायद दोयम दर्जे का कलाकार मान जाता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं है। संगीत तो संगीत है, उसका अपना कोई दर्जा नहीं होता। स्वर को तो ब्रह्म कहा गया है, स्वर कैसा भी हो। जो उपशास्त्रीय संगीत है और जो हमारा फिल्मी संगीत है, उसके बारे में कुछ आप अपनी राय बताएं। नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि हर संगीत, जैसे चाहे वो बॉलीवुड हो, क्या म्यूजिशियंस हैं वहां पर, वाह, परफेक्ट म्यूजिशियंस हैं। आपको ये उनका लोहा मानना ही पड़ेगा कि वो जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं, जवाब नहीं उसका। अब कुछ संगीतकार ऐसे हुए जो शास्त्रीय संगीत के पक्षधर थे, जैसे नौशाद जी, तो उन्होंने जो मुगल आजम में गाने दिए पूरा शास्त्रीय संगीत में दिया। और भी जो ये आए अपने R.D. बर्मन जी, उन्होंने कई रागों का इस्तेमाल किया। रहना बीत जाए शाम। तो बॉलीवुड में क्या है कि जैसे आप A.R. रहमान है मान लीजिए, तो वो भी क्लासिकल की नॉलेज और जितना भी हो सकता है वो यूज करते हैं। एक बार उन्होंने मुझे अपनी पिक्चर लगान के लिए बुलाया था जी, जिसमें एक गाना था राधा कैसे न जले। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो वो आशा जी भोंसले जी ने गाया था, राधा कैसे न जले। तो अब इसके जो उन्होंने बीच का जो म्यूजिक था वो मेरे पर छोड़ देते हैं वो A.R. रहमान कि आप बजाइए अपने हिसाब। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको समझाया कि ये भीमपरासी मिक्स है और इसमें मैं शाहना कांगड़ा का इस्तेमाल करता हूँ। बोले कि ये तो राग मैं भी नहीं जानता। अच्छा। क्योंकि तो मेरा एक जो पीस आया मोहन वीणा का, द र द द द द द द द द द, ये मैंने पीस बजाया उसमें। तो ये अलग अलग शाहना कन्नड़ा में आया। ये शाना गम धनि सा धनि प ग प म ग म रे स रे सा रे नि सा म म ध धनि सा धनि प ग म, ये शाहना कानड़ा। और भीमपरासी ग म प नि सा नि ध प ग म ग रे सा रे नि सा म। तो ये फर्क, ये आपकी क्रिएटिविटी थी कि आपने उस चीज में चार चांद, उसमें मैंने कहा ये तो। और फिर कि उन्होंने फिर मुझे दूसरी भी फिल्म में साथ दिया था, थिरुड़ा थिरुड़ा, इरूवर, और अभी एक पिक्चर आई थी मिमी जी, उसमें मिमी में एक बहुत अच्छा गाना कैलाश खेर की आवाज में, छोटी सी चिड़ैया छोटी सी चिड़ैया उड़ के चली किस गाँव, ये बहुत अच्छा गाना उसमें मैंने बजाया, पूरा म्यूजिक उसमें मेरा ही है। तो ये सही है कि बॉलीवुड में जो हमारे संगीतकार हुए हैं उन्होंने ऐसे शाश्वत रचनाएं हमको दी हैं जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं जी। अब जैसे राग झंझोटी है तो घुंघरों की तरह बजता ही रहा, ये रविंद्र जैन ने दिया है। और एक है उनका अपना कोई हमदम ना रहा, किशोर दा ने गाया, वो झंझोटी में है। तो ये हमारे जो शास्त्रीय संगीत के रागों को शिव हरि जी ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किए। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं रे, वाह वाह। तो ये राग चंद्रकों से मिक्स कर दिया इन्होंने। पंडित जी, हमने संगीत को लेकर बहुत सारी चर्चा की, अब थोड़ी सी मैं आपसे व्यक्तिगत बातचीत करना चाहता हूँ। फुर्सत के क्षणों में विश्व मोहन भट्ट क्या करते हैं, अपना मनोरंजन की क्या चीज ढूंढते हैं? ऐसी वो क्या चीजें हैं जो आपको फैसिनेट करती है? जी, मुझे जो फैसिनेट करती है वो सबसे बड़ी बात अकेलापन, शांति और मेडिटेशन। मैं सोचता हूँ जितना दिमाग शांत हो जाए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मन चंचल है, मन चितचोर है। मन एक सेकंड में लॉस एंजलिस पहुंच सकता है और मन की जो कल्पना है उनको आप रोक नहीं पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फुर्सत के क्षणों में मैं यही करता हूँ कि मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करूं
और इसको जो इसकी जो उछाल आ रही है उसको आप कैसे दबाओगे आप। पर मन को लगाम लगाना बड़ा मुश्किल बहुत है, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। उसके लिए सबसे बेस्ट साधन जो है वो शास्त्रीय संगीत है। वाह। तो इसलिए मैं फिर साज लेके बैठ जाता हूँ कि मुझे अगर एंटरटेनमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो मैं अपना साज तानपुरा स्टार्ट किया, स्वर मंडल स्टार्ट किया, तबला हुआ, उसके बाद जो माहौल, जो दिव्य माहौल बनता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के जो स्वर है वो एक अगरबत्ती में जैसे खुशबू, आंतरिक शांति देता है, वो एक कंसंट्रेशन देता है, वो आपको ईश्वर से लो लगाने की शक्ति है, वो आपकी आत्मा की शुद्धिकरण का भी कार्य करता है। तो ये चीजें क्षणिक मनोरंजन, जैसा आपने कहा कि मैं भी बॉलीवुड मूवी देख लेता हूँ या कुछ भी, लेकिन छोटे समय के लिए। एक मूवी देखने के लिए मुझे 10 दिन चाहिए। लेकिन क्या बचपन का कोई शौक अभी तक आप पर हावी? पतंगबाजी अभी भी करते हैं आप? जी, अभी भी। वाह वाह वाह। अभी भी हर संक्रांत पे मैं छत पे आपको पूरे दिन छत पे दिखाई दूंगा। ये मेरी उंगलियों में दरारों में मांझे से कट जाती हैं, लेकिन सिर भी दुख जाता है, लेकिन मैं रहता हूँ। और मेरे जो जितने भी घर में है सबको इंसिस्ट करता हूँ मैं कि आज के दिन छत पे गुजारेंगे, वहीं खाना पीना होगा। तो वो मेरी यादें हैं पुरानी, जबकि पिताजी मेरे को रोकते थे कि क्या पतंगबाजी में टाइम लगा। जी। कोई घटना जो आपको आज भी रोमांचित करती हो, चाहे कोई यादगार प्रस्तुति को लेकर है, पारिवारिक है या मित्रों की है? एक बार क्या हुआ कि मैं अमेरिका में एक जगह थी, टेक्सास में, तो वहाँ पे मेरा कार्यक्रम जब होने वाला था उससे पहले की जो मेरी फ्लाइट थी वो 3 घंटे लेट हो गई थी। कोई तूफान चल गया था, लगातार मेरा ट्रेवलिंग था। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, तो मेरे प्रोग्राम का टाइम होने में थोड़ी देर थी, और एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठा मैं, और तुरंत हमने कहा भाई कहीं नहीं जाना, सीधा हॉल में चलना, साउंड चेक करना है, 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही चाहिए। जी। तो मैं पहुंच रहा हूँ तो देखा तो वहाँ कार की लाइन लग रही है और हमको कोई जाने नहीं दे रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि व्हाई दिस लाइन? बोले देयर इज ए प्रोग्राम ऑफ विश्व मोहन भट्ट एंड वी आर ये उसके लिए पूरी कार पार्किंग की लाइन है। तो मैंने कहा यू विल नॉट हियर अंटिल एंड अनलेस यू अलाउ दिस। उसको समझाया मैंने, फिर चौकीदार ने पी करके, और एक साइड लेन था, उससे आपको निकाला? उससे निकाला मुझे, फिर मेरे को बिल्कुल वहां तक लेके गया एकदम। नहीं तो वो क्यू में तो मैं 1 घंटा खड़ा रहता शायद। निश्चित रूप से एक बहुत ही आह्लादित करने वाली, रोमांचित वाली घटना है, लेकिन इससे हमको गर्व भी महसूस हो रहा है कि जयपुर का विश्व मोहन आज विश्व का विश्व मोहन बन गया। इस बात पे हमको बड़े गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ कि देखिए, पुरस्कार अपने आप में एक बड़े मायने रखता है, उससे एक हौसला अफजाई होती है, और जब अपनों से शाबाशी मिलती है तो उसका बात कुछ और ही होती है। आप भी अपने घर में सम्मानित हो, आपको भी बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। पद्मश्री मिली, सबसे पहले रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला, उसके बाद पद्म भूषण आपको मिला। कैसा महसूस करते हैं आप? विश्व मोहन जी के जीवन में उससे क्या अनुभव उन्होंने किया, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी अवार्ड जो होता है ना, आपके पीठ पे एक थपथपी होती है, वाह, शाबाशी होती है कि अच्छा काम कर रहे हो, हाँ, इसको आगे बढ़ाओ, सराह रहे हैं। ये पूर्ण विराम नहीं है। वाह वाह। साथ ही साथ मुझे वो भी सुनाई देता है, वाह, जब मैं रिसीव करता हूँ कोई अवार्ड, चाहे कितना ही बड़ा अवार्ड हो, चाहे दुनिया में संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है वो अमेरिका में, तो उसमें पूरी दुनिया के म्यूजिशियंस शामिल होते हैं, और वहां से निकल के 10,000 रिकॉर्डिंग में से और एक रिकॉर्डिंग आके और उस पर विनर हो जाना, यानी एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। और विदाउट एनी पार्शलिटी, विदाउट एनी, जिसको बोलते हैं ना, वहाँ कोई कैंपेनिंग नहीं होती है, कोई सब जो उसकी गुणवत्ता होती है, और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसकी ज्यादा रिव्यू अच्छे मिलते हैं, उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक उपलब्धि में मानता हूँ। लेकिन जब मैं ले रहा था अवार्ड, तब एक तो मुझे ये खुशी हुई कि मैं भारतीय हूँ, वाह, एक ये खुशी हुई कि मैं जयपुर से हूँ, और मेरे माता पिता और मेरे परिवार, मेरे गुरु, और मेरा जो हवा महल है उस पर मुझे गर्व है। क्या बात है, वाह। और दूसरा फिर आवाज ही आई कि दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, यू हैव टू गो फर्दर। वाह वाह, और आगे जाना है, और आगे आसमान
अनंत है, ऊंचाइयां बहुत है, बहुत ऊंचाइयां हैं। तो और मैं सोचता हूँ कि वही आदमी ऊंचाइयां लेता है जो अपनी परंपराओं पर गर्व करता है, अपनी मातृभूमि पे गर्व करता है, मैं बहुत प्यार अपने परिवार पे गर्व मैं बहुत प्यार करता है। और हमें खुशी है कि मतलब आपका इन सब से जुड़ाव आज भी है और ये कायम रहेगा। ये हमारी मिट्टी की खुशबू जो है वो आप में रची बसी है। आज बातों बातों कार्यक्रम में हमारे साथ थे मोहन वीणा वादक पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट। आपके साथ बहुत सुरीली बातें हुई और मैं सोचता हूँ कि बातों ही बातों में ऐसी सुर की बातें हो तो ये बातें और भी आगे तक जाएगी। और अब कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।